गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने समझा कि मनोविज्ञान क्या है और इसकी प्रकृति के बारे में हमने जाना। आज जो हमारा आज का विषय है वह है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। हमारे यूनिट का यह एक नेक्स्ट पॉइंट है, मनोविज्ञान के क्षेत्र। तो अभी तक जो हमने जाना कि मनोविज्ञान क्या है, तो हमने समझा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है जो कि व्यक्ति के मानसिक प्रक्रियाओं का भी क्या करता है, अध्ययन करता है। मानसिक प्रक्रियाओं का क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन करता है। तो मनोविज्ञान को जब हमने व्यवहार का मनोविज्ञान कहा है, तो इसका जो क्षेत्र है, इसके क्षेत्र के बारे में हम ये कह सकते हैं, तो जहाँ भी मनुष्य जो है या फिर जहाँ जहाँ भी हम व्यवहार देखते हैं, उन सभी क्षेत्रों में मनोविज्ञान का क्षेत्र फैला हुआ है। इस व्यवहार का वह व्यवहार मनुष्य का भी हो सकता है, पेड़ पौधों का भी, क्योंकि साइकोलॉजी के अंतर्गत हम सभी प्रकार के व्यवहारों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो मनुष्य जहाँ जहाँ, क्योंकि हम मानव व्यवहार का भी अध्ययन कर रहे हैं, मानव जहाँ जहाँ पर सक्रिय है, जहाँ जहाँ वो कार्य करता है, उन सभी क्षेत्रों में हम मानव व्यवहार का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि जो मनोविज्ञान है उसका क्षेत्र अपने आप में क्या हो जाता है, बहुत व्यापक हो जाता है, क्योंकि यह पूरा संबंधित है किससे, प्राणी के व्यवहार से। जहाँ जहाँ पर हमें व्यवहार या फिर इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं या गतिविधियां देखने को मिलती हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से उसमें बिहेवियर हो रहा है, किस प्रकार का वो व्यवहार वहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया कि सभी क्षेत्र जहाँ मनुष्य सक्रिय है, उन सभी क्षेत्रों में मानव व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है उसके लिए आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर उसकी पकड़ नहीं है, या फिर जिस क्षेत्र से वह क्या है, अछूता है। तो हर क्षेत्र में हम मनोविज्ञान विषय का अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान हर क्षेत्र में मानव व्यवहार का और वहाँ पर होने वाली व्यावहारिक क्रियाओं का अध्ययन करता है कि किस प्रकार से सभी व्यावहारिक गतिविधियाँ हो रही हैं। इस जिस कारण जो मनोविज्ञान है उसे अनेक शाखाओं में बांट दिया गया है। अभी वर्तमान में हम मनोविज्ञान को अलग अलग क्षेत्रों में या फिर शाखाओं के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा है, आप एक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने जा रहे हैं या शिक्षा का क्षेत्र का आप भाग बनने जा रहे हैं, तो हम शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही हम इन सभी चीज़ों के बारे में जान पा रहे हैं कि मनोविज्ञान क्या है, उसके क्षेत्र क्या हैं, उसकी प्रकृति को हमने समझा, और हम इसे आगे भी और भी मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं या फिर उसके जो तथ्य हैं, उनको किस प्रकार से वो व्यवहार में सम्मिलित होते हैं, इनको हम समझेंगे। तो आज हम इसके जो विभिन्न शाखाएं हैं, जो मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो मेनली मुख्यतः जो मनोविज्ञान है उसको दो भागों में यहाँ पर बांट के दिखाया गया, शुद्ध मनोविज्ञान और व्यावहारिक मनोविज्ञान। शुद्ध मनोविज्ञान प्योर साइकोलॉजी एंड व्यावहारिक मनोविज्ञान अप्लाइड साइकोलॉजी। इन दो ब्रॉडर, ये अपने आप में जो प्योर साइकोलॉजी है या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी है, ये भी दो डिफरेंट शाखाएं हैं। इसके अंतर्गत हमने कुछ जो अन्य शाखाएं हैं उनको समझाने के लिए इसे क्या करा गया है, दो वर्गों में विभाजित किया गया। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्योर साइकोलॉजी क्या है और अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है। जब भी हम प्योर साइकोलॉजी की बात करते हैं, इसके अंतर्गत हम जब कोई भी नया ज्ञान खोजने की कोशिश करते हैं, मीन्स साइकोलॉजी से संबंधित, अर्थात जो ह्यूमन बिहेवियर है उससे संबंधित जो भी हम नया ज्ञान सोच रहे हैं या फिर हम उसकी खोज कर रहे हैं, तो जो सैद्धांतिक रूप में होता है, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास, अगर हम जो शिक्षा मनोविज्ञान अगर जब हम पढ़ते हैं, तो उसके अंतर्गत हमारे पास बहुत सारे जो है लर्निंग के प्रिंसिपल हैं। मीन्स
जो सीखने के सिद्धांत हमारे पास है। तो सीखने के सिद्धांतों के बारे में कभी इन पर खोज की गई है, तो इनको लिखा गया, इनका जो ज्ञान हमने क्या करा, प्राप्त करा, उसमें हमने मनोविज्ञान की जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको यूज़ करा है, तब हमने वो ज्ञान प्राप्त करा। तो जब भी हम कोई जब हम बेसिक में सबसे पहले सर्वप्रथम हम जो कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम कहते हैं प्योर साइकोलॉजी। जो थ्योरेटिकल आपके पास होता है, जो सैद्धांतिक जो किताबों में आप पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं जो शुद्ध मनोविज्ञान। यहाँ पर प्योर मनोविज्ञान मीन्स मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहार से संबंधित या मस्तिष्क से संबंधित, मानसिक क्षेत्र प्रक्रियाओं से संबंधित जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है, जो हमने नई खोजें की हैं, जो नए तथ्य हमने ढूंढे हैं, उन्हें हम रखेंगे शुद्ध मनोविज्ञान यानी कि प्योर साइकोलॉजी के अंतर्गत। मीन्स ये हो गया, ये पूरा क्या होगा, सैद्धांतिक होगा, थ्योरेटिकल होगा। अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी व्यावहारिक मनोविज्ञान का तात्पर्य है कि जो ज्ञान हमने प्राप्त किया, प्योर साइकोलॉजी के अंतर्गत जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं उसको एक नए क्षेत्र में, जो कि हमारा व्यवहारिक फील्ड है, एजुकेशन के फील्ड में, उन सिद्धांतों को हम अप्लाई करके कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा कहलाता है अप्लाइड साइकोलॉजी। इसी प्रकार से आपने जो हमारे शोध होते हैं वो भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमें क्या हो रहा है, हम किसी नए ज्ञान की खोज कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम क्या करते हैं, नए ज्ञान को खोज करते हैं, उसे जानते हैं, और फिर जो हमने खोज की उसे हम क्या करते हैं, हम उसे कहीं अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर हम इसको एग्जाम्पल से आपको समझाएं, जैसे कि न्यूटन का लॉ है, सबसे पहले उन्होंने किसके बारे में बताया, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया कि क्या है गुरुत्वाकर्षण बल और क्यों कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर को फेंकते हैं तो वो क्यों नीचे को आ जाती है। तो ये क्या है, ये उन्होंने हमको एक ज्ञान दिया, उसके आधार पर हमने कुछ नई चीज़ें आविष्कार की। जैसे हमने रॉकेट साइंस के बाद जो हमारा आज विकसित स्वरूप है, वह हमने कहीं ना कहीं कि किस प्रकार से हम उनको क्या कर सकते हैं, पृथ्वी की ग्रेविटी से हम उनको बाहर निकालते हैं। तो ये हमने जो ग्रेविटी का लॉ था उसको हमने रॉकेट साइंस में यूज़ किया। तो ये उसका क्या है, अप्लाइड रूप है। और जब फर्स्ट में न्यूटन ने अपना सिद्धांत दिया था तो वो क्या कहलाएगा, वो थी फंडामेंटल रिसर्च। और जब हमने उसको कहीं और अप्लाई किया है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अप्लाइड रिसर्च। तो इसी प्रकार से जो हमारा शुद्ध मनोविज्ञान होगा, शुद्ध मनोविज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो व्यवहार संबंधी ज्ञान है, नए तथ्य हैं या किसी प्रकार का इन्वेंशन है, उसकी खोज हमने करी, वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, शुद्ध मनोविज्ञान के अंतर्गत। और शुद्ध मनोविज्ञान के अंतर्गत जो भी हमने खोज करी, जो भी हमें नई बातें मिली, जैसे कि हमने बोला कि थॉर्नडाइक ने हमें क्या करे, कुछ सीखने के सिद्धांत दिए। उन सीखने के सिद्धांतों को जब हम एजुकेशन में प्रयोग करते हैं, जैसे कि उनका एक लॉ है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, तो हम बच्चों को बार बार प्रैक्टिस करवा के, बार बार चीज़ों की पुनरावृत्ति करवा के हम क्या करते हैं, उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, अप्लाइड साइकोलॉजी के अंतर्गत। तो शुद्ध मनोविज्ञान क्या है, जहाँ पर नई खोज हो रही है, और अप्लाइड जो मनोविज्ञान है, अप्लाइड साइकोलॉजी है, उसमें जो मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं उनको हम कहीं व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करके देख रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं व्यवहारिक मनोविज्ञान। तो शुद्ध मनोविज्ञान के अंतर्गत सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान और प्रायोगिक मनोविज्ञान, इसके अंतर्गत आगे भी हमारे पास और भी पॉइंट हैं। तो इसमें जो सबसे पहले जो कि सामान्य मनोविज्ञान, इसको हम कहेंगे ये जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी से तात्पर्य है कि जहाँ पर जो हमने बोला कि हम बहुत प्रकार की जो मानव है या फिर जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये सभी अलग अलग तरह के व्यवहार करते हैं। तो जो सामान्य मनोविज्ञान है, सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत हम सामान्य व्यवहारों का अध्ययन करते हैं कि उसमें से, जैसे कि हमने बोला, बालक में सीखने की प्रक्रिया कैसी हो रही है, बालक में विकास किस प्रकार से हो रहा है, सामान्य सा जो व्यवहार है उसका हम क्या करते हैं,
अध्ययन करते हैं। और असामान्य मनोविज्ञान की जब हम बात करते हैं तो असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत ऐसे व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंतर्गत हम ऐसे बिहेवियर को स्टडी करते हैं जो कि सामान्य से थोड़ा अलग हैं, मतलब कि जो होनी चाहिए थी बालक में उस प्रकार का बिहेवियर न होकर वो किसी प्रकार का अलग व्यवहार दिखा रहा है। जैसे कि स्कूल से ही संबंधित हम एग्जांपल दे सकते हैं कि सारे बच्चे टाइम पर स्कूल आ रहे हैं, अपनी सारी डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा जो क्या है कि वो घर से तो आ रहा है लेकिन स्कूल नहीं, तो ये एक अलग सा व्यवहार है। या फिर उसमें कुछ कोई बच्चा इस प्रकार से हो रहा है कि सभी बच्चे एक सामान्य गति से सीख पा रहे हैं लेकिन एक बच्चा बिल्कुल नहीं सीख पा रहा। तो सामान्य व्यवहार से भी उसका क्या है, कुछ अलग उसमें अगर दिखाई दे रहा है, कुछ अलग प्रकार की जो स्पेसिफिक बिहेवियर होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए वो अगर बच्चे में दिखाई दे रहे हैं, तो अबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंतर्गत हम इस प्रकार के व्यवहारों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो जनरल साइकोलॉजी जो है उसमें हम सामान्य व्यवहार का अध्ययन करते हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग में होती हैं, उस प्रकार के व्यवहारों का हम अध्ययन करते हैं कि वो व्यवहार किस प्रकार से घटित हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इनको हम जानने की कोशिश करते हैं। और जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी होगा उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो विशिष्ट प्रकार के व्यवहार हो रहे हैं, मीन जो होने चाहिए थे वो ना होकर कुछ अलग तरीके के व्यवहार हमें व्यक्ति में दिखाई दे रहे हैं, तो उन व्यवहारों का हम क्या करते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर साइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक मनोविज्ञान। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारा बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं जो सामाजिक प्रभाव हैं, सामाजिक इन्फ्लुएंस हैं, उनके उससे भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आपके व्यवहार को पूरा निर्देशित करते हैं। आपने देखा होगा कि आप बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं या ऐसे जो प्रेरणा स्रोत लोग होते हैं उनको आप सुनते हैं, तो उनसे आप क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो एक व्यक्ति जो है, इंडिविजुअल जो है, वो उसका बिहेवियर अपने अलग से नहीं होता है। तो यह हमने आपको समझाया कि उसका जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जो उसके डिफरेंट लोग हैं वो क्या करते हैं, उसके व्यवहार को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो सोशल साइकोलॉजी है, इसके अंतर्गत हम यही जानते हैं किस प्रकार एक जो व्यक्ति विशेष है, इंडिविजुअल है, वह किसी दूसरे के व्यवहार से किस प्रकार से प्रभावित होता है और किस प्रकार से दूसरे के व्यवहार से उसके व्यवहार क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत बार अगर हम अकेले में भी हैं तो हमारे माइंड में किसी दूसरे के विचार चलते रहते हैं, हम सोचते हैं दूसरों के बारे में, उससे हम अपनी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम क्या करते हैं, निर्धारित करने, मीन्स उनको हम एक सही दिशा देने की प्रयास करते हैं। तो सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम यही पढ़ते हैं कि जो उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं किस प्रकार से उसके व्यवहार को निर्देशित करते हैं। तो जो उसके आसपास के जो लोग हैं किस प्रकार से उसके व्यवहार को क्या कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं, यह हम पढ़ते हैं सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत। ये सभी मनोविज्ञान के विषय हैं और इसी के अंतर्गत ही जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो इससे पहले हम जो मनोविज्ञान है उसकी सामान्य जानकारी अभी हम ले रहे हैं, तो इसके अंतर्गत फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा है प्रायोगिक मनोविज्ञान। प्रायोगिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम नई खोज, जैसे व्यवहार संबंधी जो हम नए खोज करेंगे, जो हम नई जानकारियाँ लेंगे, वो हमारे किसके अंतर्गत होंगी, प्रायोगिक मीन्स एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत व्यवहार से संबंधित, मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित जो भी मेंटल जो प्रोसेस हैं उनके रिलेटेड हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल क्या करते हैं, हम रिसर्च करते हैं। मीन्स एक्सपेरिमेंट हम वहाँ पर करते हैं व्यवहार से संबंधित या फिर मानसिक प्रक्रियाओं को संबंधित, किस प्रकार से मानसिक प्रक्रियाएं उसके व्यवहार को संचालित कर रही हैं या किस प्रकार से उसका व्यवहार वह अलग अलग तरह के व्यवहार दिखा रहा है, उन पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रयोग करके उनके हल ढूंढने की जो हम कोशिश करते हैं, तो इसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है ना। तो ये हमारे थे, ये जो चारों पक्ष हैं ये हमारे क्या है, प्योर साइकोलॉजी के पार्ट हैं। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे व्यवहारिक मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान में सबसे पहले हमने लिखा है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो भी मनोविज्ञान के अंतर्गत जो भी
शिक्षा से संबंधित जो भी खोज हुई, जो भी नए विचार दिए गए हैं, उनको मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यवहार संबंधित जो भी कि किस प्रकार से लर्निंग हो रही है, किस प्रकार से आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हो, किस प्रकार से अगर उसमें लर्निंग प्रॉब्लम है तो उनको हम समाधान करेंगे। तो ये जो हमने एक जनरल साइकोलॉजी के अंतर्गत हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, या फिर हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हमने जो भी नई खोज की, सीखने से या सिखाने की, जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है उससे संबंधित जो भी हमने नई खोज की हैं, जो भी नई जानकारियाँ हमने प्राप्त की है, उनको जब हम क्या करते हैं एजुकेशन के फील्ड में अप्लाई करते हैं, या तो मीन्स कि बच्चों को अगर हम सिखा रहे हैं तो किस प्रकार से हम उसे सिखाएं, किस प्रकार से हम उसे पढ़ाएं, ये सारे उसके व्यवहार को और बेहतर बनाने के लिए, उसे एक बेहतर व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए कैसे हम क्या कर जो मनोविज्ञान के सिद्धांत है उनको हम शिक्षा में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसे हम पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो शिक्षा मनोविज्ञान हमारा पूरा विषय भी है, तो इसके अंतर्गत जब हम इसे पढ़ेंगे तो हम और भी अधिक जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। नेक्स्ट है नैदानिक मनोविज्ञान, क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम, बिहेवियर संबंधित अगर कोई परेशानी है, जैसे कि हमने बोला असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत हम एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एबनॉर्मल बिहेवियर का जो अगर हमको कोई सॉल्यूशन, अगर किस प्रकार से उस एबनॉर्मल बिहेवियर का निदान होगा, उसका समाधान होगा, उसे हम पढ़ते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत। अर्थात कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो इसके अंतर्गत एक क्लिनिकल प्रोसेस, जिस प्रकार से मेडिकल के फील्ड में कोई अगर प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसको एक प्रोसेस के थ्रू क्या करा जाता है, पहले उसको जाना जाता है कि क्या है, क्यों है, किस कारण से वो हो रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोस, उसको उसकी कहाँ पर है, उसको लोकेशन को जानने की कोशिश करते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी भी हमें यही बताती है कि किस प्रकार से अगर व्यवहार संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसको किस प्रकार से हम सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्या हम उसको स्टेप देंगे, पहले हम जो प्रॉब्लम है उसको पहचानेंगे, फिर उसकी जो रीज़न है उनको जानने की कोशिश करेंगे, फिर हम उसमें किसी प्रकार का अगर हमको उसमें ट्रीटमेंट देना है तो वो हम देंगे, और हम किस प्रकार से उसके सॉल्यूशन की तरफ को बढ़ेंगे, ये हम पढ़ते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत। मीन्स प्रॉब्लम्स का जो प्रॉब्लम है, व्यवहार संबंधी जो समस्याएं हैं, उनका निदान हम करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत। इसी के साथ नेक्स्ट है औद्योगिक मनोविज्ञान। तो साइकोलॉजी में हमने बिहेवियर संबंधी बहुत सारी चीज़ों को जाना, व्यवहार से संबंधित बहुत नए जो ज्ञान है उसको हमने प्राप्त किया। आपने देखा है कि जो अगर इंडस्ट्री है, कोई उद्योग है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, और उद्योग का पर्पज होता है कि वो अपने काम को क्या करें और अधिक से अधिक विकसित कर पाएँ और कुछ उससे अच्छा लाभ वो प्राप्त कर सके। तो कैसे हम इस जो हम यहाँ पर जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन लोगों से हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, ये हमें बताता है कौन, औद्योगिक साइकोलॉजी। तो वहाँ पर जो वर्कर हैं उनकी बिहेवियर को स्टडी करना, या उनके किस प्रकार से उनकी कार्यविधि जो है उसको और अच्छा बनाया जा सकता है, ये सब हम पढ़ते हैं। तो किसी एक उद्योग के अंतर्गत लोगों से कैसे अधिक से अधिक काम लिया जा सकता है, ये हम पढ़ते हैं औद्योगिक साइकोलॉजी के अंतर्गत। फिर इसी के अंदर नेक्स्ट है जैसे कि सैन्य मनोविज्ञान। सैन्य मनोविज्ञान मीन्स मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री में भी आपने देखा है कि बहुत सारे हमारे देश की रक्षा में बहुत सारे सैनिक लगे हैं, बहुत सारे संगठन इसके अंतर्गत, आर्मी है या फिर बीएसएफ है, बहुत सारे क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या हैं, वर्क कर रहे हैं किसके अंतर्गत, देश की रक्षा के लिए। लेकिन यहाँ पर भी हम कैसे लोगों से अच्छा बेस्ट, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपको पता है कि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम किसी भी समय आ सकती है, तो कैसे वहाँ पर लोगों को तैयार करना है, कैसे उनको गाइडेंस करना है, कैसे उनके अंतर्गत डर को भगाना है, तो ये सब कुछ हम पढ़ते हैं मिलिट्री साइंस के अंतर्गत। मीन्स जो मिलिट्री में जो भी लोग हैं उनके कार्य को कैसे हम उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य ले पाएँ, और कैसे हम वहाँ पर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो कार्य कर रहे हैं ये सभी कैसे अपना बेस्ट दे पाएँ, अपना कार्य कर पाएँ, ये हम पढ़ते हैं सैन्य मनोविज्ञान के अंतर्गत। कैसे उनसे अधिक से अधिक काम ले पाना है, या फिर कैसे उनको उस चीज़ के लिए प्रेरित करना है जो वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, देश सेवा
सेवा का काम करें, तो उसके लिए उनको क्या करना है, कैसे प्रेरित करना है, कैसे उनको वहाँ पर हमेशा उस कार्य के प्रति लगे रहने की हम क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। तो ये हमको सब सिखाता है सैन्य मनोविज्ञान। तो हमने देखा कि जो मनोविज्ञान है हर फील्ड में, जैसे वो शिक्षा के क्षेत्र में है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, वहाँ पर वो अपना क्या कर रहा है, योगदान दे रहा है। और इंडस्ट्री में, जो कि बहुत बड़ा क्या है, एक ग्रुप है देश को चलाने के लिए, तो इंडस्ट्री में किस प्रकार से लोगों से काम लिया जा सकता है, या फिर मिलिट्री में कैसे हम लोगों से काम ले सकते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं, तो ये सभी कहीं ना कहीं क्या है, जो मानव है उनका व्यवहार से संबंधित ऐसे वर्क जहाँ पर भी होते हैं, उन सभी में हम साइकोलॉजी को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनको क्या करना है आगे जाके लाइफ में। तो लाइफ में हम कैसे अब साइकोलॉजी को, ठीक है ना, जो साइकोलॉजी हम सीख रहे हैं, जो मनोविज्ञान हम सीख रहे हैं, उसको हम कैसे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे हम उसको क्या कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, ये वो हमको क्या सिखाता है, मनोविज्ञान सिखाता है। बहुत बार ऐसी समस्याएं हमारे सामने आती हैं कि जिनको सब कुछ बहुत सही होने के बाद भी कुछ व्यवहार संबंधी समस्याओं के कारण क्या होता है, हम उन जीवन में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो यह मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि किस प्रकार से हम एक अच्छे व्यवहार का क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसी में और भी कुछ क्षेत्रों में हमने इसको स्टडी किया है। प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी के अंतर्गत हमने इनको देखा कि जैसे हमारा नेक्स्ट है शारीरिक मनोविज्ञान। शारीरिक मनोविज्ञान को कहते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत हमने बताया कि जो व्यवहार है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी जो कारक हैं जो हमारे क्या करते हैं, जो हमारी फिजिकल बॉडी है उसके अंतर्गत ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो हमारे क्या करते हैं, व्यवहार को निर्देशित करते हैं। जैसे कि हमारा माइंड हो गया, हमारा नर्वस सिस्टम है, या फिर हार्मोन्स हैं, बॉडी से रिलेटेड बहुत सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जिनसे हमारा क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, निर्देशित या फिर निर्धारित होता है। तो इसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से, अगर हम देखें जो हमारी जो ब्रेन है उसमें किस प्रकार से उसकी लर्निंग प्रोसेस होती है, किस प्रकार के ब्रेन में सेल्स हैं, या फिर बॉडी सेल्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इस साइकोलॉजी के अंदर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी जो होगा उसमें हम क्या करते हैं कि जो शरीर जो संरचना है उससे जो हमारे बिहेवियर प्रभावित हो रहा है, उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे सेंसेस हो गए, तो हमारे सेंसेस की जैसे कि आप सुनते हैं, हम बोलते हैं कि जैसा आपने सुना उस प्रकार से आप क्या करते हो, व्यवहार करते हो। कोई चीज़ आपको अचानक सुनाई दी और वो अच्छी है या बुरी है, तो उस साउंड्स के आधार पर, या फिर बहुत सारे क्या हमने देखा, वो देखने की प्रोसेस, अगर हमने बोला कि हमारे अंतर्गत अगर डर का जो अगर भाव पैदा हो गया है, तो डर कुछ ऐसी चीज़ अगर आपने देख ली है तो उससे क्या हो रहा है, तो हमारे सेंसेस, इन सभी को इनका जो स्टडी होगा वो किसके अंतर्गत होगा, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत इसे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी को भी हम पढ़ रहे हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी का तात्पर्य है जिसमें हम जो बालक है उसमें किस प्रकार से विकास हो रहा है, किस प्रकार से उसकी जो अलग जो उसकी अवस्थाएं हैं, बाल्यकाल की उसकी अवस्थाएं हैं, या फिर किशोरावस्था की उसकी अवस्थाएं, वहाँ पर उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी, किस प्रकार से उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, इन सभी को हम पढ़ते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत कि किस प्रकार से उसका व्यवहार होगा। मानव मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी के अंतर्गत हम सिर्फ पर्टिकुलरली ह्यूमन बिहेवियर को ही स्टडी करते हैं। इसी में हमारा पशु मनोविज्ञान भी आता है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पशुओं के व्यवहार को स्टडी करते हैं। तो ये भी उसका एक पार्ट है, ब्रांच है, पशु साइकोलॉजी या फिर पशु मनोविज्ञान, और ह्यूमन साइकोलॉजी और एनिमल साइकोलॉजी। तो ये भी इसका एक क्या है, ब्रांच है। तो मानव साइकोलॉजी के अंतर्गत हम सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसी प्रकार से भौगोलिक मनोविज्ञान, जियोग्राफिकल या साइकोलॉजी या फिर जियो साइकोलॉजी भी इसे हम क्या कहते हैं। जियो साइकोलॉजी के अंतर्गत, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि किसी एक पर्टिकुलर जो जियोग्राफिकल एरिया है वहाँ पर रहने वालों का व्यवहार
और एक दूसरे रीजन में रहने वालों का व्यवहार क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। मैंने इसमें आपको दिया था कि अगर ठंडे प्रदेशों में रहते हैं या फिर गर्म प्रदेशों में रहते हैं तो कैसे हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, मैंने बताया था जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये हम पढ़ते हैं भौगोलिक साइकोलॉजी के अंतर्गत। मीन्स एक जो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है वो जियोग्राफिकल एरिया किस प्रकार से व्यवहार को प्रभावित करता है, तो इसका जो हम ज्ञान करते हैं वो ज्ञान हमें मिलता है भौगोलिक जो जियो साइकोलॉजी के अंतर्गत। इसी में अगर हम अप्लाइड में देखें राजनीतिक मनोविज्ञान, पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी एक ऐसी साइकोलॉजी है जहाँ पर बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आपने देखा है कि जो अगर हम देखें पॉलिटिक्स में डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, लोग हैं, तो किस प्रकार से एक जो व्यक्ति विशेष है पॉलिटिक्स में किस प्रकार का वो, अगर वो किसी एक राजनीतिक संगठन के अंतर्गत कार्य करता है तो किस प्रकार से वो अपने संगठन के लिए कार्य करते हैं, या फिर दूसरे जो उनका अगर विपक्षी संगठन है तो किस प्रकार से उनकी वहाँ पर प्रतिक्रियाएं होती हैं, अपने संगठन के लिए वो किस प्रकार से डेडिकेटेड हैं, और ये सभी एक पॉलिटिक्स के अंतर्गत उस संगठन के अंतर्गत व्यक्ति का किस प्रकार से व्यवहार होता है। वहाँ पर आप देखते हैं वहाँ पर साइंस के फील्ड के लोग भी होंगे, वहाँ पर आर्ट के फील्ड के लोग भी होते हैं, एजुकेशन के फील्ड के हैं, मेडिकल के फील्ड के लोग हैं, अलग अलग जो फील्ड के लोग क्या करते हैं पॉलिटिक्स में कार्य करते हैं, तो इनका व्यवहार किस प्रकार से वहाँ पर होता है, इसको हम पढ़ते हैं राजनीतिक साइकोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है अपराधी मनोविज्ञान, ठीक है, क्रिमिनल साइकोलॉजी, इसे हम एक नए दूसरे नाम से भी जानते हैं साइकोलॉजी ऑफ लॉ। साइकोलॉजी ऑफ लॉ के अंतर्गत क्रिमिनल साइकोलॉजी या फिर फॉरेंसिक साइकोलॉजी भी आप इसका नेम पढ़ सकते हैं। फॉरेंसिक साइकोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं या फिर क्रिमिनल साइकोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि कोई क्रिमिनल है, क्यों उसने इस प्रकार का व्यवहार किया है। आपने देखा जो क्रिमिनल है उन्होंने कुछ ऐसे अपराध किए होते हैं जिस कारण उन्हें क्या गया, क्रिमिनल साबित किया गया, तो क्यों उन्होंने इस प्रकार के व्यवहार किए, उनके माइंड को स्टडी करना, उनकी एक्टिविटीज़ को स्टडी करना, ये आता है अपराधी फॉरेंसिक साइकोलॉजी के अंतर्गत। आपने देखा होगा कि हम जब भी आप देखते होंगे कुछ इस तरह के प्रोग्राम आप देखते हैं, उन प्रोग्राम में देखा जाता है कि फॉरेंसिक स्टडी के लिए उनकी रिपोर्ट को भेजा जाता है कि क्यों इस प्रकार का व्यवहार किया गया है, या फिर किस प्रकार से उसको मारा गया है, किस प्रकार से उसमें किस प्रकार से उसकी हत्या की, तो उससे उसका हम कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल है उसके बिहेवियर के बारे में हमें किस प्रकार की उसके अंतर्गत भावना थी, उसके मारने का जो पीछे रीज़न है वो क्यों उसने मारा, किस तरह से उसने मारा, तो किस प्रकार की उसकी फीलिंग हो सकती है, इसको जो हम जानते हैं। तो एक जो पर्टिकुलर अगर क्रिमिनल है वो इस प्रकार के व्यवहार क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो इनको हम पढ़ते हैं किसमें, क्रिमिनल साइकोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है खेल मनोविज्ञान। खेल मनोविज्ञान हमारे पास व्यवहार के कि किस प्रकार से व्यवहार होता है इसको हमने साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा। अब खेल में किस प्रकार, अगर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से हम बोलेंगे तो जो खेल में जो प्रतिभागी हैं, जो हमारे क्या होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, इन प्लेयर्स को कैसे अधिक से अधिक उत्साहित किया जाए, कैसे इनको अपने फील्ड में और अच्छा करने के लिए प्रेरित किया जाए, या फिर ये कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ते हैं खेल मनोविज्ञान के अंतर्गत, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंतर्गत, कि उनसे किस प्रकार से बेस्ट वे में हम क्या कर सकते हैं, काम ले सकते हैं, इसको हम पढ़ते हैं स्पोर्ट्स। तो आपने देखा कि जो मनोविज्ञान है उसके बहुत सारी ऐसे शाखाएं हैं, और भी अन्य शाखाएं इसकी हैं जिनको आप लोग स्वयं क्या करेंगे, देखेंगे भी और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारी शाखाएं हैं, प्रत्येक ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मनोविज्ञान है उससे आज कोई भी क्षेत्र क्या है, अछूता नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से किससे संबंधित है, मानव बिहेवियर से संबंधित है। तो मानव हर फील्ड में क्या करता है, कार्य करता है, तो वहाँ पर किस प्रकार से हम उससे अच्छे तरीके से कार्य करवा सकें, मीन्स और उसकी जो लाइफ है उसको बेहतर बना सकें, यह हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी के अंतर्गत। तो ये सभी इसके जो फील्ड है इसके बारे में हमने पढ़ा, इसके एरियाज के बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान का एजुकेशन के फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो मनोविज्ञान ने एजुकेशन के क्षेत्र में भी बहुत योगदान किए हैं, जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम इनको क्या करते हैं, पढ़ते हैं।
तो क्या क्या चीज़ें हैं जो मनोविज्ञान ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में दी हैं। तो पहला, इसको पॉइंट वाइज हमने समझाने की कोशिश करी है। जो पहला है बाल विकास का सिद्धांत। चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो डेवलपमेंट है वो बच्चे में होता है। तो यह हमको कहीं ना कहीं जो हमको ये ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, ये कहाँ से हमें प्राप्त हुआ, मनोविज्ञान के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। जब हम इन जो बच्चे की चाइल्ड के जो स्टेजेस हैं उनकी क्वालिटीज़ के बारे में हम जान पाते हैं, तो हम उनको हम एक उन पर जो बच्चे हैं उनकी हमको क्या होती है, बेहतर समझ होती है, और उसके आधार पर हम उसका क्या कर पाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। तो हमने बच्चे की जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं उनका हमको क्या हो रहा है, नॉलेज हो रहा है। वो किसके माध्यम से हुआ, वो हमें सब साइकोलॉजी के माध्यम से ही हमने इसको जाना है, समझा है। दूसरा है बाल स्वभाव तथा व्यवहार का ज्ञान, नॉलेज ऑफ चाइल्ड नेचर एंड बिहेवियर। जो बालक है उसका किस प्रकार से नेचर होगा, क्या चीज़ें वो करेगा, क्या चीज़ें वो सीखेगा, किस स्टेज में वो क्या चीज़ सीखेगा, किस स्टेज में हम उसे क्या चीज़ें सिखा सकते हैं, किस प्रकार का वो व्यवहार एक पर्टिकुलर स्टेज में करते हैं, इनका भी हमें क्या हुआ है, साइकोलॉजी के माध्यम से ही हमको क्या हुआ, इनका ज्ञान हो पाया। क्योंकि हम चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत हमने चाइल्ड्स के डिफरेंट टाइप के बिहेवियर में पढ़ा कि हम उसके सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, हम उसके मेंटल बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, हम उसके जो मॉरल बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से वो नैतिक व्यवहार दिखाएगा। इन सभी को हम क्या करेंगे, साइकोलॉजी के अंतर्गत जान पाते हैं। तो यह क्या है, एक बहुत बड़ा योगदान है मनोविज्ञान का एजुकेशन के फील्ड में। इसी के साथ बालकों की आवश्यकताओं का ज्ञान। अब सबसे ज़रूरी है एक, अगर बहुत अच्छा अगर आपको बच्चे में डेवलपमेंट करना है, उसका एक सकारात्मक विकास अगर आपको करना है, तो क्या डिमांड उसे रहती हैं। जैसे कि हमने बोला कि जो सबसे अगर इन्फेंसी की एज है वहाँ पर बच्चे की क्या, वो प्ले एज है, तो उसे कितना खेलने का अवसर, कितना ज़्यादा उसे अपने आसपास में कांटेक्ट करने का उसे अवसर मिल पा रहा है, कितना ज़्यादा वो खेलने का, उसे कितनी नई नई चीज़ों से उसका इंट्रोडक्शन हो पा रहा है। तो ये उसका डिमांड है। जैसे कि बच्चा पैदा होते ही उसको क्या होती है, खाने की, मीन्स वो खाने के लिए रोता है, तो ये उसकी क्या है, डिमांड है। तो इसी प्रकार से जैसे कि हम अगर वो 2 साल की एज में आता है तो नए नए वर्ड्स को सीखना, वहाँ पर अगर वो बेस्ट वर्ड्स लैंग्वेज नॉलेज अगर वो ले सकता है, तो ये उसकी आवश्यकता है उस समय पर। तो हम क्या उसे आवश्यकता है, उसके आवश्यकताओं के आधार पर उनकी पूर्ति तभी हम कर पाएंगे जब हम उनकी क्या होंगे, हमको आवश्यकताएं पता होंगी। तो साइकोलॉजी ने हमें इन जो बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं उनका ज्ञान भी हमें कराती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, साइकोलॉजी हमें बताती है कि कैसे हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, कैसे उसमें हमने आपको बताया कि जो विकास की प्रक्रिया है वो भी सभी में समान नहीं होती है, वहाँ पर भी क्या है, कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, वो उसके कुछ कारण भी हमने आपको बताया। तो जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान भी हमें कौन कराता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को और विस्तार से भी हम जानेंगे। तो कौन सी व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो हैं, ये इनके आधार पर हमको क्या करना होता है, कार्य करना होता है। तो इनका ज्ञान भी हमें क्या होता है, साइकोलॉजी के माध्यम से हो पाता है। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान। मूल प्रवृत्तियां मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसी विशेषताएं या फिर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो बच्चे में जन्म के समय से ही होती है। मीन्स जब बच्चा जन्म लेता है, आपको पता है कि बच्चा जैसे कि जन्म लेता है तो कुछ समय बाद वो क्या करता है, जैसे उसे भूख लगती है, भूख के लिए वो क्या होता है, रोता है। ठीक है, तो भूख लगना अपने आप में क्या है, एक मूल प्रवृत्ति है। मैकडूगल ने इन्हें साइकोलॉजी के अंतर्गत बहुत अच्छे से समझा है। इनको भी हम जब हम मैकडूगल को पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम जानेंगे कि कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। उसी के अंतर्गत उन्होंने बताया, एक जैसे कि भूख बताया, या फिर सोना। आपने देखा एक बच्चा को जैसे ही जन्म ले फिर वो सो जाता है, या फिर वो खाने के लिए रोता है, तो ये मूल प्रवृत्तियां हैं। क्यों वो रो रहा है, भूख के कारण वह रोता है, या फिर उसको नींद की आवश्यकता होती है उसके लिए वो रोता है। तो मूल प्रवृत्तियां, तो इस प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वह उसमें क्या होती हैं, उसके लाइफ टाइम बच्चे में या फिर व्यक्ति में रहती हैं, और ये कहीं ना कहीं उसके व्यवहार को क्या करती हैं, निर्देशित करती हैं। जैसे कि
मैंने एक मूल प्रवृत्ति आपको पहले भी बताया था, सामूहिकता का। मैकडोगल ने ही बताया था कि सामूहिकता की एक क्या होती है, मूल प्रवृत्ति होती है, जिस कारण वो क्या करते हैं, मीन्स समूह में रहना पसंद करते हैं। तो इन मूल प्रवृत्तियों का भी हमें क्या होता है, ज्ञान होता है। तो ये मूल प्रवृत्तियां किसी में तीव्र होती हैं और किसी में ये क्या होती हैं, मंद गति से दिखाई देती हैं। तो इन मूल प्रवृत्तियों के बारे में भी हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी में जानते हैं। तो ये मूल प्रवृत्तियां कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा है उसे क्या करती है, मीन्स किस प्रकार से हम उसको शिक्षा दे सकते हैं, ये भी उसको क्या करते हैं, दिशा देते हैं। तो इनका ज्ञान भी हमें साइकोलॉजी के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है बालक व्यक्तित्व को समझने में सहायक। बच्चे की जो पर्सनालिटी है, हम डिफरेंट जो हमारी साइकोलॉजी है उसके अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनके व्यवहार को जब हमने समझने की कोशिश करी, तो हमें विभिन्न जो डिफरेंट टाइप के पर्सनालिटीज़ होती हैं उनके बारे में भी हमें क्या होता है, ज्ञान होता है। उन पर्सनालिटीज़ के आधार पर किस प्रकार से हम उसमें बेस्ट उसको क्या कर सकते हैं, उसका ग्रो कर सकते हैं, कैसे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, इन डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटीज़ के बारे में भी हम समझते हैं। तो डिफरेंट टाइप की जो पर्सनालिटीज़ होती हैं उनके आधार पर उनमें कुछ अलग तरह के क्या होते हैं, गुण भी दिखाई देते हैं। कुछ अलग क्वालिटी, सील गुण या फिर ट्रेड्स हम जिन्हें कहते हैं, वो अलग अलग व्यक्तित्व में दिखाई देते हैं। तो ये भी शिक्षक को क्या करते हैं, सहायता करते हैं उसके शिक्षण में। तो इसलिए हमें जो व्यक्तित्व को समझने में भी क्या करती है, साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट है सीखना, अनुशासन या पिछड़ेपन संबंधित शैक्षिक समस्याओं का समाधान। जो साइकोलॉजी है उसने हमें बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स या ऐसे सिद्धांत दिए हैं जो कि सीखने से संबंधित हैं। व्यवहार कहीं ना कहीं डिसिप्लिन हमारा क्या कहते हैं, बिहेवियर से क्या होता है, संबंधित होता है। बैकवर्डनेस, अगर वो किसी प्रकार का बालक पिछड़ापन अगर उसमें पाया जा रहा है, वो जो एक सामान्य गति है उससे ग्रोथ या डेवलप नहीं कर रहा है, तो हम इन समस्याओं का कैसे समाधान कर सकते हैं, यह भी हमें साइकोलॉजी सिखाती है। नेक्स्ट है उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण। साइकोलॉजी किस प्रकार से जो करिकुलम है उसके डेवलपमेंट में हमें हेल्प करती है। तो जो बच्चा है, जब बच्चे को आप समझ पाएंगे, उसके डिफरेंट स्टेजेस को आपने जाना, उसकी आवश्यकता क्या है उसको आपने जाना है, और किस प्रकार से हम उसको पढ़ा सकते हैं, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में आपने पढ़ा, तो उस आधार पर हम क्या करते हैं, करिकुलम का डेवलपमेंट करते हैं। बच्चे किस, जो छोटे बच्चे हैं, हमने बोला कि छोटे बच्चे मेमोरी लेवल की उनमें लर्निंग होती है, या फिर अगर वो थोड़े से बड़े होते हैं तो वो फिर अंडरस्टैंड भी करने लगते हैं चीज़ों को। तो ये जो करिकुलम निर्माण में ये हमको क्या करता है, हेल्प करता है। तो साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है, जो भी हम उनके लिए जो कंटेंट हम तैयार कर रहे हैं, जो सिलेबस हमने उनको सिखाने के लिए कि क्या उनको सिखाना है, ये हमने अगर हमको कुछ तैयार करना है तो कैसे हम इसका पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे, इसमें भी साइकोलॉजी हमें क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के निर्माण में सहायक। जो साइकोलॉजी है वो किस प्रकार से जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको मेज़र करने के लिए, हमने कल ये पढ़ा था कि जो साइकोलॉजी है वो क्या करती है, व्यवहार का मेज़रमेंट भी कर सकते हैं। तो वो हम मेज़रमेंट किसके थ्रू करते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल टूल्स के थ्रू। तो ये साइकोलॉजी ही हमें समझाती है कैसे हमें जो साइकोलॉजिकल टूल हैं उनका निर्माण करना है, या फिर साइकोलॉजी के अंतर्गत हमारे पास विभिन्न जो व्यक्तित्व है उसको मापने की, बुद्धि को मापने की हमारे पास क्या है, टूल्स हैं। तो हम उसकी बुद्धि को माप पा रहे हैं, उसके व्यक्तित्व को माप पा रहे हैं, उसके अंतर्गत जो मोटिवेशन स्तर है उसको हम माप पा रहे हैं। तो ये हमें इसमें क्या करती है, साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है, कैसे हम इन साइकोलॉजिकल टूल्स को, बिहेवियर को माप सकते हैं, इनका हम कैसे डेवलपमेंट करें, इसको भी हमें क्या करती है, साइकोलॉजी बताती है। बालक के विशिष्ट गुणों का पहचान करने में सहायक। क्या उसमें स्पेसिफिक क्वालिटी है, उसकी बच्चे का एक बेस्ट वे में डेवलप करने के लिए उसकी जो उसके अंतर्गत कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं उनको पहचानना भी क्या है, सबसे पहले ज़रूरी है। तो साइकोलॉजी हमें मदद करती है, वो हम साइकोलॉजिकल टूल के माध्यम से कर सकते हैं, या आपने कोई ऑब्जर्वेशन के थ्रू करा, या आपने कोई क्वेश्चन से आपने बच्चे की जो नॉलेज है उसको, या फिर उसकी जो क्वालिटी है, उसका गुण है, उसे आप क्या करते हैं, पहचान पाते हैं। तो तभी आप उसको क्या कर पाते हैं, बेस्ट वे में यूज़ कर पाते हैं। तो यह जो साइकोलॉजी है इन विशिष्ट गुणों को पहचानने में भी हमें क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान बालक की रुचियों और अभिवृत्ति को महत्व देती है। जो मनोविज्ञान है वो कहता है कि जो बालक है उसकी हमें जो उसके जो इंटरेस्ट हैं, या फिर उसका जो
एप्टीट्यूड है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ज़्यादा क्या करते हैं, महत्व देते हैं। अगर हम इन चीज़ों पे महत्व देते हैं तो बच्चे का एक अच्छा विकास हम देख सकते हैं। तो मनोविज्ञान जो है इस पर भी क्या करता है, इम्पोर्टेंस देता है, इसको महत्व देता है। नेक्स्ट है शिक्षण की उच्च विधि का ज्ञान। कैसे बच्चे को पढ़ाना है, आप बच्चे के बारे में सारी चीज़ों को जानते हैं, उसकी क्वालिटीज़ आप जानते हैं, अच्छा करिकुलम आपने बना लिया है, आप उसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ को जानते हैं, आप उसके डिमांड्स को जानते हैं। अब हमारा मेन आता है कि अगर आप जब पढ़ा रहे हैं या अगर आपका वहाँ पर मेथड सही नहीं है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी क्या होंगी, वो जो भी आपने सीखा, जो भी आपने नॉलेज लिया, वो आपका क्या होगा, बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। तो जो शिक्षण की उच्च विधि, जो सबसे अच्छी मेथड है, बेस्ट मेथड, किसको हम बच्चे को पढ़ाने में यूज़ कर सकते हैं, उसके आधार पर, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर हमारी क्या होंगी, टीचिंग मेथड क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। तो इनका भी हमें क्या करती है, साइकोलॉजी हमको ज्ञान देती है कि कैसे हमको टीच करना है, कैसे आपको बच्चे को पढ़ाना है। जैसे कि हम बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टिव मेथड, चाइल्ड सेंटर मेथड को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उनकी मेंटल एक्सरसाइज होती है। बच्चे खुद अगर करके देखते हैं तो मेंटल एक्सरसाइज से क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाते हैं। तो कौन से मेथड को हमें किस समय पर यूज़ करना है, अगर वो अलग अलग बच्चे हैं तो किस प्रकार से, किस लेवल पे हमें कौन से मेथड को यूज़ करना है, किस स्तर पे हम कौन से मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ये सभी हमें क्या बताती है, साइकोलॉजी बताती है। तो ये सभी जो क्वालिटीज़ हैं इनको हमने जाना, इसी में है मूल्यांकन की उच्च विधि का ज्ञान। अब जो आपने बच्चे को हमने पढ़ा भी लिया, उसका करिकुलम भी तैयार हो गया, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में भी आप जानते हैं। अब एक आता है कि उसका इवैल्यूएशन भी हमें करना होता है। तो साइकोलॉजी हमें इस बात का भी ज्ञान देती है कि कैसा हम इवैल्यूएशन करें। आपने देखा होगा कि जो इवैल्यूएशन के फील्ड में बहुत सारे चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। अभी हम CCE मीन्स कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पर क्या करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं या उस पर हम महत्व देते हैं। तो ये भी साइकोलॉजी का अपना एक बड़ा योगदान है कि साइकोलॉजी ने हमें बताया कि किस प्रकार से जो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन अगर हम करते हैं तो यह बच्चे को और भी ज़्यादा क्या कर सकता है, बेस्ट वे में उसका डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। जैसे कि पहले से बच्चों को दंड देने पे क्या किया जाता था, ज़्यादा फोकस किया जाता था। तो दंड का प्रावधान जो कि कम हुआ है, तो क्या हमें इवैल्यूएशन का प्रोसेस, किस प्रकार से हम बच्चों का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसने होमवर्क पूरा नहीं किया तो इसी के आधार पर, हो सकता है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम के कारण, तो कैसा हमारा होमवर्क होना चाहिए, कैसा हम उसके जो अगर हम उसका फाइनल असेसमेंट करें तो किस आधार पर हम उसका असेसमेंट करेंगे, इसका भी साइकोलॉजी हमें क्या करती है, ज्ञान देती है। तो व्यवहार का जो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको अच्छी तरह से हो, और जिससे कि शिक्षक बहुत अच्छी तरीके से उसका जो दिशा निर्देशन है, वो माता पिता का निर्देशन है या बच्चों का निर्देशन है, स्वयं को निर्देशित करना शिक्षक के लिए क्या है, जो एजुकेशन है वो, जो साइकोलॉजी है उसने एजुकेशन में इस तरह से अपने क्या करे हैं, योगदान दिए हैं। इससे क्या होगा कि हम बच्चे का क्या कर पाएंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाएंगे, और उसी क्षेत्र में हम जो बालक है उसको भी हम सही से दिशा निर्देशन दे पाएंगे, माता पिता हों या फिर स्वयं का। ठीक है, स्वयं का निर्देशन कैसे, कि कौन सी मेथड आपको यूज़ करनी है, कौन सा इवैल्यूएशन टेक्निक आपको पर यूज़ करना है, किस प्रकार का करिकुलम आपको बच्चों के लिए रखना है, किस प्रकार की एक्टिविटीज़ आपको रखनी है, किस प्रकार से उसका इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करता है, जो मनोविज्ञान है वह निर्देशित करता है। माता पिता को कैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं, माता पिता किस प्रकार से अपने बच्चे की केयर करेंगे, उसका पालन पोषण करेंगे, किन बातों का वो ध्यान रखेंगे। तो इन चीज़ों का अगर साइकोलॉजी से उनके व्यवहार संबंधी हमें ज्ञान होगा तो माता पिता का भी क्या होगा, अच्छे से निर्देशन भी होगा, बच्चे भी स्वयं को समझ पाएंगे। बहुत सारी बार ऐसी प्रॉब्लम आती है, बच्चे अपने व्यवहार संबंधी समस्याओं से क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि उनमें ये चीज़ें क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये भाव क्यों पैदा हो रहा है, या फिर इस तरह की जो उनमें क्या होती हैं, समस्याएं आती हैं। तो मनोविज्ञान का अगर उनको ज्ञान होगा और अगर मनोविज्ञान के बारे में आप उन्हें समझा पाएंगे तो वो इन चीज़ों को समझ पाएंगे और अपनी समस्याओं का आसानी से समाधान कर पाएंगे। तो ये हमारा था कि किस प्रकार से जो मनोविज्ञान है वो किस प्रकार से हमें क्या करती है, उसने जो एजुकेशन है उसके फील्ड में अपना योगदान दिया है, और मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या क्या है इनको हमने समझा। तो ये सभी उसके क्षेत्र हैं, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य, सामाजिक, प्रायोगिक
और भी बहुत सारे हैं। इनसे अन्य भी आप अपने जो नोट्स हैं या फिर आप जब भी आप पढ़ते हैं उसमें आप ऐड करेंगे। ये हमने पढ़ा कि एजुकेशन के फील्ड में किस प्रकार से जो मनोविज्ञान है वह अपना योगदान देती है। इन विभिन्न बातों को हम क्या कर पाते हैं, मनोविज्ञान की हेल्प से ही हम क्या कर पाते हैं, जान पाते हैं, जिससे कि हम एक बेस्ट वे में किसी भी का भी डेवलपमेंट कर पाते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।